गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। जो अगला टॉपिक है यानी भारत के संवैधानिक विकास में जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि भारत में संविधान के विकास की प्रक्रिया क्या थी। तो उसके पहले वाले जो वीडियोज हैं भारत के संवैधानिक विकास में, तो हमने एंशिएंट काल में हिंदू कानूनों का अध्ययन किया, फिर उसके बाद मुस्लिम काल के बाद अब ब्रिटिश काल में हम लोग इंटर किए हैं। तो ब्रिटिश काल में इंटर करने के बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले तो हम लोगों ने कुछ 1600 का जो चार्टर एक्ट था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके बारे में भी पढ़ा था, और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट में के दोष क्या थे उसको पढ़ने का काम किया। साथ ही साथ रेगुलेटिंग एक्ट के दोष को दूर करने के लिए 1781 ईस्वी में 1781 में जो बंगाल सेटलमेंट एक्ट लाया गया था उसको पढ़ा गया था। और इन एक्ट के द्वारा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी यानी ब्रिटिश संसद, वह ईस्ट इंडिया कंपनी पे भारत और विश्व के अलग अलग देशों में जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव था उस कंपनी पे अपने नियंत्रण को बढ़ाना चाहती थी। और इसी नियंत्रण को बढ़ाने के क्रम में ब्रिटिश संसद ने क्या किया, एक और बिल पास करने का काम किया जिसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। जो पिट्स थे वह 1784 में यानी 1784 में वह ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने, प्रधानमंत्री। और उसके बाद इन्होंने क्या किया था, इस एक्ट को लाने का काम किया था। तो देखते हैं इस एक्ट के बारे में। देखिए, सन 1781 के सेटलमेंट बिल, बंगाल सेटलमेंट एक्ट के पारित हो जाने के पश्चात भी कंपनी के प्रशासन में अपेक्षित सुधार न हो पाया। कंपनी के प्रशासन में अपेक्षित यानी कि जो भी अपेक्षाएं थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, किस एक्ट के ला देने से 73 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का और 1781 का जो बंगाल सेटलमेंट एक्ट था। लेकिन अभी भी क्या था, ऐसा लग रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों पे ब्रिटिश संसद का जो प्रभावशाली नियंत्रण है यह कायम नहीं हो पाया है। तो इस मार्फत क्या किया कि अगला जो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था इसको लाने का काम ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किया। ओके, तो देखिए, वारेन हेस्टिंग्स व इम्पे को भ्रष्टाचार व कुशासन के लिए दोषी ठहराया गया। यानी कि जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो भारत में जो कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट बनी थी, सर्वोच्च अदालत, उसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे जो थे, और गवर्नर जनरल यानी कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे, उनकी जो गतिविधियां थी, ओके, उनकी गतिविधियों यानी भारत में जो उनकी गतिविधियां जो प्रशासन उन्होंने चलाया उस पे कुशासन का आरोप लगा के ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक सदस्य हेनरी डंडास थे। हेनरी डंडास ने क्या किया था, एक बिल पारित करने का काम किया, और लेकिन यह बिल क्या कर दिया गया, पार्लियामेंट के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया, उसे नेग्लेक्ट कर दिया गया। इसी समय कंपनी ने, और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो कुछ मेंबर्स थे, वह किसी मौके की तलाश कर रहे थे, चांस की तलाश कर रहे थे कि हमको कब कंपनी की गतिविधियों में कोई ना कोई डिफेक्ट मिले और हम क्या करें, उसको कंट्रोल करने का काम करें। इसके एवज में एक ये रहा कि कंपनी ने क्या किया, इसी तरह 1783 के आसपास ब्रिटिश सम्राट से यानी कि ब्रिटिश क्राउन से इसने कुछ सहायता की मांग की। यानी कि इसने कहा कि हमें कुछ आर्थिक सहायता प्रोवाइड कराइए।
क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ही की गई थी और इसे ऑटोनॉमी पावर भी दिया गया था, यानी कि एक अधिकार का पावर दिया गया था इन जहां जहां इसकी कॉलोनीज थी। तो आर्थिक सहायता की ज्यों ही मांग किया ब्रिटिश सम्राट से ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इसके तुरंत तत्काल बाद ही 20 नवंबर 1783 को मिस्टर फॉक्स, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी थे, इन्होंने क्या किया, एक बिल प्रस्तुत किया और इस बिल को एडम्स बर्ग, उस समय के जाने माने जो एक समझिए कि वो फिलासफर थे वर्ल्ड के, और फिलिप फ्रांसिस, वही फिलिप फ्रांसिस जो बार बार वारेन हेस्टिंग्स की यानी गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर्स था और वारेन हेस्टिंग्स का लास्ट तक सबसे बड़ा विरोधी रहा। इसने क्या किया, इन दोनों ने मिलके एक बिल प्रस्तुत किया, एक बिल बनाया और इस बिल को पास करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या किया, इस बिल को पास करवाना चाहा। ओके, बट क्या हुआ, यह बिल ये भी गिर गया। और इस बिल का जो प्रावधान था उसमें यह था कि इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति की जाएगी, इसकी बात कही गई थी। और साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल 7 मेंबर्स का होगा, यानी 7 सदस्य होगा और ये 7 सदस्य क्या होंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य होंगे। और साथ ही साथ इस बिल में ये भी कहा गया था कि ये जो 7 ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर होंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर होंगे, या अपने में से ही एक सबऑर्डिनेट अफसर को चुनेंगे। और ये सबऑर्डिनेट अफसर क्या होंगे, सबऑर्डिनेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्हें कहा जाए, यानी कि ये अपने में से ही क्या करेंगे, सबऑर्डिनेट अफसर चुनेंगे और इन टोटल बोर्ड को जो कहा जाएगा सबऑर्डिनेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी डायरेक्टरों की सबऑर्डिनेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्हें कहा जाएगा। परंतु यह बिल भी अस्वीकृत हो गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा क्या किया गया, इस बिल को भी नेग्लेक्ट कर दिया गया, अस्वीकार कर। अब क्या हुआ, अब इसके बाद 1784 में ब्रिटेन में जो अगले प्राइम मिनिस्टर बने, यानी कि ब्रिटेन का जो अगला प्राइम मिनिस्टर जो पिट बने, पिट ने क्या किया, संसद में अपना एक बिल पास किया। और यह बिल जो था, यानी कि जब फॉक्स ने जिस बिल को पास करने का काम किया था 1783 में, ओके, जिसे एडमंड बर्ग और फिलिप फ्रांसिस ने तैयार किया था, इसी बिल को लाइटली रूप से अमेंडमेंट के साथ, थोड़े बहुत संशोधनों के साथ यह पिट्स इस बिल को लेके आए। यह बिल फॉक्स जैसा ही था, मगर इसमें डिफरेंट बस ये था कि फॉक्स के बिल के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण को समाप्त किया जा रहा था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो संरक्षण था व्यापार में, इसको और पॉलिटिकल रूप से इसे समाप्त किया जा रहा था। बट पिट्स के इंडिया, जो पिट्स का 1784 का इंडिया एक्ट था, इसके द्वारा कंपनी के संरक्षण को बनाए रखा गया। ओके, कंपनी को हटाने की कोशिश नहीं की गई थी। पिट्स ने क्या किया था, कंपनी की स्वीकृति पहले ही इस बात पे ले ली थी। पिट्स ने इस बिल को पास करने से पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी से स्वीकृति ले ली थी, जिसका संसद में विरोध नहीं हुआ। नहीं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत से मेंबर हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में थे और ईस्ट इंडिया कंपनी खुद बड़े पैमाने पे विरोध करती थी किसी भी बिल का। लेकिन चूंकि पिट्स ने पहले ही इसकी परमिशन ईस्ट इंडिया कंपनी से ले ली थी, तो संसद में इसका विरोध नहीं हुआ और यह बिल आसानी से पास हो गया, जो बाद में चल के पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बना, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ओके, तो देखिए, जो इस समय जो संशोधन किए गए, अमेंडमेंट किए गए, जो स्ट्रक्चर था इंग्लैंड से लेके और इंडिया तक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का, पहला होम गवर्नमेंट हुआ करती थी। होम गवर्नमेंट में के 2 पार्ट थे, एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बनाया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 24 मेंबर्स थे, ओके,
और 24 मेंबर्स में से कुछ अमेंडमेंट किए गए थे। 6 मेंबर 1/4 मेंबर्स एवरी ईयर्स क्या होते थे, रिटायर्ड होते थे, उनके जगह पे न्यू मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता था। और इनका जो टर्म था वह 5 ईयर्स कर दिया गया था। पहले क्या होता था, 24 डायरेक्टर्स को एनुअली चेंज किया जाता था। और जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स थे यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो निवेशक थे, इनके पावर को कि इनके राइट्स को क्या कर दिया गया, लेस कर दिया गया, कम करने का काम किया गया इस एक्ट के द्वारा। इसमें डायरेक्टरों को पावर देने का काम किया गया, यानी कि कोर्ट जो बोर्ड ऑफ जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स थे यानी जो कंपनी के निवेशक थे, उनके पावर को घटा दिया गया, पावर डायरेक्टरों को दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हैंड ओवर कर दिया गया। ठीक है, देखिए उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट थी। इसमें देख ले, बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत यह 6 मेंबर का था, 1 प्रेसिडेंट था, जिसमें जो प्रेसिडेंट होता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वह फॉरेन सेक्रेटरी होता था, ब्रिटेन का फॉरेन सेक्रेटरी। इसमें 1 मेंबर फाइनेंस सेक्रेटरी भी था, वित्त सचिव। उसके बाद 4 प्रीवी काउंसिल के मेंबर्स थे, 4 जो थे वह प्रीवी काउंसिल जो ब्रिटेन का हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, उसके 4 मेंबर्स जो थे वह प्रीवी काउंसिल के हुआ करते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, और इनका नॉमिनेशन ब्रिटिश क्राउन करता था। और साथ ही साथ महारानी के द्वारा, क्योंकि उसे महारानी की थी, महारानी के द्वारा किया जाता था। फिर 4 ये हो गया, और साथ ही साथ कितना हो गया, 4 ये हो गया, 1 प्रेसिडेंट हो गया। और उसके बाद जो 1 मेंबर होता था इसमें, वह क्या होता था, 4 नॉमिनेटेड हो तो गया, 4 नॉमिनेट होते थे, एक एक फाइनेंस सेक्रेटरी 5 हो गए, और एक फॉरेन सेक्रेटरी होता था, यह 6 मेंबर्स। अब देखिए जो सेकेंड लेवल पे गवर्नमेंट थी वह सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वो इंडिया में थी, जिसे गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल उसका कार्यभार देखती थी। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर जनरल और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स की जो संख्या 4 थी उसे घटा के 3 कर दिया गया, यानी 4 से 3 कर दिया गया। और चौथे सदस्य के जगह पे एक न्यू मेंबर्स को ऐड किया गया, जो कमांडर इन चीफ हुआ करता था, जो मुख्य सेनापति हुआ करता था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, तो यह मोस्टली कभी कभी गवर्नर जनरल ही पद को देखता था, लेकिन अधिकांशतः बाद में क्या किया जाने लगा, इसके लिए एक अलग अफसोस की अपॉइंटी की जाने लगी, कमांडर इन चीफ की। फिर जो थर्ड लेवल पे था वह था प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी कि इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सेंट्रल गवर्नमेंट थी, साथ ही साथ पूरे भारत को इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेज में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, डिवाइड कर लिया था, जिसमें पार्टीशन के टाइम या 1937 के इलेक्शन के टाइम जो जनरल इलेक्शन हुए थे स्टेट में 11 प्रोविंसेस थे और 4 चीफ कमिश्नरीज एरिया थे। ओके, जहां पे प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर आज के जो यूनियन टेरिटोरीज है, यूनियन टेरिटोरीज की तरह उस समय कमिश्नरी क्षेत्र भी हुआ करते थे। जैसे मुंबई जो आज के डेट में मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, तो मुंबई में एक सीपी होता है, पुलिस कमिश्नर, तो उसी की तर्ज पे ऐसे भी 4 कमिश्नरियां थी। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स का कोरम था वह क्या था, 3 मेंबर्स का होना जरूरी था, 6 में से यानी 6 में से 3 मेंबर्स होते थे तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बैठक हो जाती थी। अगर नहीं होंगे, कोरम पूरा नहीं होगा, 2 ही रहेंगे, तो बैठक को जो उसे भंग कर दिया जाता था। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसमें गवर्नर जनरल की अपॉइंटिंग की गई, साथ ही साथ 3 जो इसकी गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स थे उनको अपॉइंट करें, यानी कि ये कहा गया कि प्रोविंशियल लेवल पे, स्टेट लेवल पे एक गवर्नर होगा और उसकी गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी उस वह क्या होगी, 3 सदस्य होगी, उसमें 3 मेंबर्स होंगे। ओके, अब ये रहा पिट्स इंडिया एक्ट 1781 के एक्ट के जो वैसे थे। अब इसको हम थोड़ा लाइट लेवल पे देखते हैं, इसको पारित होने के कारण क्या थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के पारित होने के कारणों में
सबसे बड़ा कारण था 1773 यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां। उसके जो दोष थे, पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले वाले वीडियो में, कि जैसे गवर्नर जनरल का उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ऊपर डिपेंडेंसी, गवर्नर जनरल सुप्रीम कोर्ट की जो अधिकारिता थी उसकी अस्पष्टता, इसके लिए 1781 का बंगाल सेटलमेंट एक्ट लाया गया था, लेकिन फिर भी ये बात कंप्लीट नहीं हुई तो क्या किया गया था, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया। तो इसके रीजन में एक ये भी था। दूसरा था अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष। ओके, यानी कि अमेरिका में अभी हाल ही में 1776 के आसपास अमेरिका में को ब्रिटिश कॉलोनी यानी कि यह ब्रिटेन की कॉलोनीज थी, जिसको लेके वहां पे रिवोल्यूशन हुए थे, मूवमेंट चले थे, और इस रिवोल्यूशन के द्वारा क्या किया गया था, ब्रिटेन की सत्ता को वहां से समाप्त कर दिया गया था और अमेरिका स्वतंत्र हो गया। ओके, तो ये भी कारण था। और जो लास्ट और तीसरा कारण था वह ये था गवर्नर जनरल का अपने सदस्यों पर नियंत्रण न होना। ओके, इस बात को पहले भी बताया था, यानी जो गवर्नर जनरल था उसका अपने सदस्यों पर नियंत्रण न होना भी क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट के आने का कारण था। अब देखिए इसमें हम देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट की जो धाराएं थी वह क्या थी। इस अधिनियम का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह था कि इसके द्वारा कंपनी के राजनैतिक और व्यापारिक जो अधिकार थे उसको अलग अलग कर दिया गया। जो व्यापारिक अधिकार थे उसको देख रेख करने की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई। ओके, और वह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नियंत्रण में रहते, और जो पॉलिटिकल पावर थी, राजनैतिक पावर के देखरेख की जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दी गई, जो 6 सदस्य हुआ करता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ओके, तो पहला काम तो ये किया गया, यानी कि व्यापारिक कार्यों का जो प्रबंधन था वह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पे छोड़ दिया गया, और प्रशासन संबंधी जो निर्णय लेने थे वह 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल करता था, जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के जिसमें फाइनेंस सेक्रेटरी और ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रीवी काउंसिल के 4 मेंबर्स इसमें हुआ करते थे। ठीक है, तो धीरे धीरे इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को कंट्रोल करना स्टार्ट किया। ओके, जो अगला था, इसमें 2 चीजों में परिवर्तन हुए थे, 2 या 3 चीजों में। एक तो होम गवर्नमेंट से रिलेटेड परिवर्तन हुए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड परिवर्तन हुए थे, और एक जो था वह प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रिलेटेड, यानी कि इन तीनों से रिलेटेड। अभी मैंने बताया कि इसे क्या कर दिया गया, 2 पार्ट में कर दिया गया। एक को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को व्यापारिक अधिकार दिए गए, इसको राजनैतिक अधिकार दिए। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास राजनैतिक और व्यापारिक दोनों अधिकार हुआ करते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नर जनरल के जो कार्यकारिणी के सदस्य थे वह 4 हुआ करते थे, उनको घटा के 3 कर दिया गया, और एक की जगह पे कमांडर इन चीफ को जोड़ने का काम किया गया। फिर प्रोविंशियल में भी क्या हुआ, गवर्नर और 3 सदस्य उसके मेंबर्स को अपॉइंट करने का काम किया गया। ओके, तो पहला तो ये रहा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अधिकार दिया गया कि वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों के खिलाफ व्यवसायिक तथा कॉमर्शियल मैटर के खिलाफ राजा की परिषद में अपील किया जा सकता था, मगर प्रशासनिक कार्यों के खिलाफ नहीं। यानी कि अगर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कोई भी मेंबर्स अगर व्यापारिक कार्यों में हस्तक्षेप करने का काम करता था तो उसकी शिकायत ब्रिटिश क्राउन से की जा सकती थी, लेकिन अगर राजनैतिक कार्यों को कर रहा है तो राजनैतिक कार्यों में क्या करना था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को हस्तक्षेप नहीं करना। ओके, राजनीतिक मैटर में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इस मामले को लेकर ब्रिटिश क्राउन के पास नहीं जाएगी। सिर्फ व्यापारिक मैटर्स में अगर बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन्वॉल्व होता है तब जाने का काम क्या करेंगे, ये करेंगे। फिर था बोर्ड ऑफ कंट्रोल 3 सदस्यों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से चुनकर सीक्रेट कमेटी बनाती थी। इनसे नियम व कानून बनवाकर भारत भेजा जाता था। यानी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी वह क्या करती थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के 3 सदस्यों को नॉमिनेट करती थी, चुनती थी, और उनसे कोई कानून बनवा सकती थी, और उन कानून को बनवा के लॉ को प्रिपेयर करके
और उसे गवर्नर जनरल के पास इंडिया भेज दिया जाता था इसे अप्लाई करने के लिए। ओके, तो ये रहा। फिर रहा समस्त वाणिज्यिक और व्यापारिक कार्यों को मैंने बताया ही, समस्त वाणिज्यिक और व्यापारिक कार्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखते थे, और समस्त राजनैतिक जो कार्य होते थे वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखने का करता था। ओके, गवर्नर जनरल तथा प्रेसिडेंसी के गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार अभी भी कोर्ट डायरेक्टर के पास था। यानी गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल और उसके सदस्यों और गवर्नर की अपॉइंटिंग की नियुक्ति का अधिकार अभी भी क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास था। लेकिन यदि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 2 माह की अवधि में नियुक्तियां, यानी कि अगर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल के सदस्य और प्रोविंस और गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार भी था, लेकिन अगर 2 महीने के अंदर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अगर इनकी अपॉइंटिंग नहीं करती है, नियुक्ति नहीं करती है, तो क्या होगा, अगर इनकी नियुक्ति नहीं करती है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, इन्हें नियुक्त करने का काम करेगा। यानी इनकी नियुक्तियां का अधिकार तब क्या होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को गवर्नर जनरल तथा परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार था। यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उनको गवर्नर जनरल और जो गवर्नर जनरल की परिषद, यानी गवर्नर जनरल काउंसिल के जो मेंबर्स थे उनको अपॉइंट करने का, यानी उनको नियुक्त करने का अधिकार था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जब चाहे नियुक्त तो कर देते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के सदस्यों को, गवर्नर और उसकी काउंसिल के सदस्यों को, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास यह राजनीतिक पावर था कि जब चाहे गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के सदस्य या गवर्नरों को वह वापस बुला सकता था। इसमें भी अभी क्लियरेंस नहीं था, यानी कि ये इसके अगेंस्ट भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के एक काम करते थे। ओके, अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट से जो संबंधित था, सेंट्रल यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या चेंजेस किए गए, तो इसमें एक किया गया कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के मेंबर्स की संख्या 4 से घटा के 3 कर दी गई, और इसके जगह पे एक चौथा सदस्य कमांडर इन चीफ जोड़ने का काम किया गया। ओके, देखिए साथ ही साथ कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का एक सदस्य बनाया गया, ऊपर देखिए, और साथ ही साथ और कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी सदस्य का एक मेंबर बनाया गया, और साथ ही साथ इनकी नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा की जाती थी, लेकिन इनको वापस बुलाने का अधिकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी दे दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी हटा सकते थे, बट मोस्टली क्या करता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पावर दिया गया कि वह उसे हटा सकता था। ठीक है, अब नेक्स्ट है इससे रिलेटेड कि जो इमरजेंसी कंडीशंस में समस्त अधिकार गवर्नर जनरल के पास होते थे। यानी कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई तो इमरजेंसी काल में क्या होते थे, टोटल पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल थी, स्पेशली गवर्नर जनरल के पास होते थे। आगे चल के ये प्रावधान करने का काम किया गया कि आपातकाल में टोटल पावर गवर्नर जनरल के पास होगा। पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा ब्रिटिश भारत के एकीकरण का एक बार, यानी कि इस एक्ट के द्वारा भारत के एकीकरण का पुनः एक प्रयास किया गया कि भारत क्या हो, एक रहे। कानूनी दृष्टिकोण से प्रेसिडेंसियों के 100% गवर्नर जनरल इन काउंसिल के, यानी कि जो प्रेसिडेंसियों के गवर्नर थे, गवर्नर और उसकी जो काउंसिल के सदस्य थे, इनको क्या होता था, ये 100% गवर्नर जनरल और इसकी काउंसिल के कंट्रोल में काम करते थे। यानी कोई भी ऐसा मैटर फंसता था तो उन्हें पूछते थे, अगर कोई कानून बनाते थे तो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल चाहती थी तो उसे अबालिश कर सकती थी, उसे हटा सकती थी उस कानून को। ओके, यानी कि गवर्नर और प्रांत की जो प्रोविंशियल गवर्नर और उसकी काउंसिल के मेंबर थे, यानी प्रांतों के जो गवर्नर और उसकी काउंसिल के सदस्य थे, वह गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के, यानी गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के सदस्यों की बात को मानने के लिए क्या थे, बाध्य थे। इस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत यह व्यवस्था की गई। ओके, अगर नहीं मानते हैं गवर्नर जनरल के आदेश को तो गवर्नर जनरल क्या करेगा, इनकी शिकायत सीधे क्राउन से करेगा। यानी
अगर प्रोविंशियल जो गवर्नर है उसकी काउंसिल के सदस्य हैं, अगर ये गवर्नर जनरल की आदेश को नहीं मानते हैं, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी थी, जब ये गवर्नर जनरल के आदेश को मानने से इनकार करते थे, उसमें यह था कि अगर कोई ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा अगर सीक्रेट कमेटी की अपॉइंटिंग की जाती है, और सीक्रेट कमेटी क्या करती है, डायरेक्ट गवर्नर जनरल को, यानी इंडिया के गवर्नर जनरल को आदेश न देके किसी प्रांत के, बंबई या मद्रास प्रेसिडेंसी या अदर प्रेसिडेंसी के गवर्नर को क्या करती है, सीक्रेट कोई कानून बनाने का या कोई सीक्रेट डिसीजन लेने का अगर करती है, तब इस स्थिति में वह गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल के निर्णय को नेग्लेक्ट कर देंगे। ओके, तो ये पिट्स इंडिया एक्ट का क्या था, यह सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रावधान था। अब देखिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो प्रावधान थे, इसमें भी क्या था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में गवर्नर की एक अपॉइंटिंग की गई, साथ ही साथ प्रोविंशियल गवर्नर के कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 3 रखी गई, यानी कि 3 सदस्य होंगे इस एक्ट के द्वारा। यदि गवर्नर जनरल के अधिकार की अवहेलना करता है तो गवर्नर जनरल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से प्रोविंशियल गवर्नर के, यानी कि अगर गवर्नर और उसकी काउंसिल के सदस्य को अगर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के सदस्य यदि गवर्नर और उसकी काउंसिल के सदस्य, प्रांतों के गवर्नर और उसकी काउंसिल के सदस्य यदि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के सदस्यों की अवहेलना करते हैं तो वह उसकी शिकायत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और क्राउन से कर सकता है, यानी कि हटाने की मांग कर सकता है। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को गवर्नर किसी भी प्रांत का तथा उसको परिषद सहित वापस इंग्लैंड बुलाने का अधिकार था। ये बात पहले मैंने भी बताया, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अधिकार था कि वह प्रांतों के गवर्नर और उसकी काउंसिल के सदस्यों को कभी भी क्या कर सकती है, वापस बुला सकती है। यहाँ तक कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के सदस्यों को वापस बुलाने का अधिकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पे पास था। इसका यूज एक बार 1843-44 के आसपास कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने किया था कि इसने लॉर्ड एलनबरो को क्या किया, तुरंत वापस बुला लिया था। ओके, जब 1843 में जब जो दास प्रथा थी, दास प्रथा को ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा अबॉलिश किया गया था, उसके जस्ट बाद ऐसा एक एग्जाम्पल मिलता है। ठीक है, फिर इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध प्रशासनिक जांच के लिए ब्रिटेन में 3 जजों की, यानी कि ब्रिटेन में एक ज्यूरिसडिक्शन को अपॉइंट करने का काम किया गया। उसमें 3 जज हुआ करते थे, 4 प्रीवी काउंसिल के मेंबर्स हुआ करते थे। ओके, और साथ ही साथ 6 हाउस कॉमन्स के मेंबर हुआ करते थे, यानी कि एक जजों का पैनल बनाया गया जिसमें 3 हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे ब्रिटेन के। फिर 4 प्रीवी काउंसिल के मेंबर्स थे, 7 हो गया, एंड 6 मेंबर्स ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स से थे। टोटल 13, यानी कि 13 मेंबर्स की एक क्या बनाई गई, एक ग्रुप बनाया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, एक पैनल बनाया गया जजों का, जो क्या होता था, इनसे रिलेटेड मैटर्स को देखने का ये काम करते थे। ओके, इस एक्ट के तहत कंपनी के जो कोर्ट संचालक थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स से मुक्त कर दिया गया। ये बात पहले भी बताया, यानी कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स जो कंपनी के निवेशक थे, इनके अधिकारों को कम कर दिया गया, राइट लेस कर दिया गया, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्या कर दिया गया, काफी पावरफुल कर दिया गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। जबकि मेन क्या था, कंपनी में इन्वेस्टमेंट यही कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स ही करते थे। ओके, और इसे क्या कर दिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कर दिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कर दिया गया कंपनी के कर्मचारियों पर। और अगला जो स्टेप था, कंपनी के कर्मचारियों से यह साफ साफ कह दिया गया था कि किसी देसी राजा से भेंट उपहार या दान दक्षिणा कोई भी लेने का काम ये न करे। यह इस एक्ट के तहत सख्त से सख्त हिदायत दी गई थी। साथ ही साथ इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी की जो विस्तारवादी नीति थी, यानी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत
जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो विस्तारवादी नीति थी उस पे रोक लगाने का काम किया गया। लेकिन यह रोक क्या था, सिर्फ नाम मात्र का था, क्योंकि आगे आने वाले समय में जब लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड डलहौजी आए तो इन्होंने लार्ज स्केल पे क्या किया, इन्होंने देसी राज्यों को ब्रिटिश प्रोविंसेस में मिलाने का काम इनके द्वारा किया गया। ओके, तो गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल, उसकी परिषद बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के अलावा युद्ध नहीं कर सकते। यानी कि जो, और ये भी कहा गया इस एक्ट के द्वारा कि जो गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल होगी बिना वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के, ओके, बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अनुमति के न तो किसी बाहरी शक्तियों से युद्ध कर सकता है, न किसी देसी राजा रजवाड़ों से युद्ध कर सकता है, और न ही कोई संधि या समझौता कर सकता है। यानी कि ये भी प्रतिबंध क्या हुए, गवर्नर जनरल और उसी काउंसिल पे लगाए गए। तो इससे, इसके प्रावधानों से साफ साफ ये पता चलता है कि जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, इसके द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए, उन्हें नियंत्रित करने के लिए, अपने कंट्रोल में करने के लिए इस एक्ट को लाने का काम किया गया था। जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की जो धाराएं कहती हैं, जो आर्टिकल्स कहते हैं, ओके, तो ये रहा पिट्स इंडिया एक्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट रहेगा 1793 यानी कि 1793 का जो चार्टर एक्ट था, इसके बाद लाने का काम किया गया। और इसके बाद लाइटली लेवल पे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो ये प्रावधान थे, इनके बाद कुछ एक्टिविटीज को अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही साथ उसके बाद हम लोग चलेंगे 1793 के चार्टर एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट के पास होने का कारण क्या था, साथ ही साथ ये 1793 का चार्टर एक्ट क्या था, चार्टर एक्ट के प्रावधान क्या थे, और भारत में कंपनी की गतिविधियों पे इसका असर क्या पड़ा। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारा अगला वीडियो आप लोगों को अवेलेबल हो सके। ओके, तो धन्यवाद।